हम आज के टॉपिक में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यूनिवर्स के 5 की एलिमेंट्स कौन से होते हैं। हमें 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स के जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपने यूनिवर्स को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्योंकि जो एलिमेंट्स 5 की एलिमेंट्स की हम बात करेंगे कि इससे यूनिवर्स बना है, उसी से हम भी बने हैं क्योंकि हम भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये 5 की एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि प्राणा क्या होता है, ची क्या होता है। प्राणा, ची और की ये तीनों एक ही चीजें हैं। प्राणा संस्कृत में कहते हैं, ची चाइनीज में कहते हैं और उसी को की हम जापानीज में कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग वर्ड्स अलग अलग भाषा में हैं और इसको लाइफ फोर्स एनर्जी हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा बहुत प्राणा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने फ्लो ऑफ प्राणा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ प्राणा है वही डिसाइड करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम मतलब हम जब रेकी की प्रैक्टिस करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि हमें फ्लो ऑफ प्राणा को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये पूरा सिस्टम समझ लेंगे कि प्राणा क्या होता है, इट मीन्स की क्या होता है, उसके बाद हम रेकी पे आएंगे, तभी हमें रेकी ठीक से समझ आएगा कि एक्चुअली रेकी क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके पीछे का जो साइंस है, हम तभी बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेकी सिखाया जाता है, रेकी कैसे बाकी चीज़ों से डिफरेंट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम रेकी से क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम ट्वीट कर सकते हैं, और उसके बाद मैं लेवल 1 पे क्या क्या सिखाती हूँ वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको वेट करना पड़ा, बट स्टिल जो लोग ने भी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और आपके लिए बोनस है क्योंकि आपने ज्वाइन किया है, तो आपके लिए मैं ये क्लास कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे यूनिवर्स के 5 की एलिमेंट्स क्या हैं। 5 की एलिमेंट्स में जाने से पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सटल और एक होता है आपका ग्रॉस मैटर। सटल मतलब हो गया सूक्ष्म, ठीक है, नॉन फिजिकल। ग्रॉस मतलब होता है फिजिकल। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 एलिमेंट्स जो आपको पता ही है, आयुर्वेद में भी बहुत बार मेंशन होता है कि हमारे बॉडी के 5 एलिमेंट्स हैं और उसके साथ साथ ये यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट्स से बना है। तो पहला एलिमेंट क्या होता है, ईथर, जिसको हम आकाश बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट है आपका एयर, तीसरा है हीट या फायर, चौथा है वाटर और फिफ्थ है अर्थ। ठीक है, अब ये जो 5 एलिमेंट्स है, इनका रोल क्या है, हमें क्यों पढ़ना है इनको या हमें क्यों जानना है। यही 5 एलिमेंट्स हैं जो आप आगे जब इसको समझेंगे, इन 5 एलिमेंट्स के वर्क को समझेंगे, तभी आप प्राणा को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि सृष्टि हुई है, सृष्टि मीन्स जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, तो उस यूनिवर्स के क्रिएशन में क्या एक्टिविटी हुई थी। आप ये मानिए कि खाली एक एनर्जी थी जिसको हम ईथर या आकाश बोलते हैं, खाली एक एलिमेंट था। वो एलिमेंट एयर में मैनिफेस्ट हुआ। एयर में जब एयर बहने लगी तो एयर में फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन से हीट बना, हीट से फायर एलिमेंट आया। ठीक है, उसके बाद जब फायर एलिमेंट आया, जब हीट एलिमेंट आया, तो उसके बाद हीट क्या करती, किसी भी चीज को वेपर में कन्वर्ट कर देती। तो उसने वेपर बनाया और वेपर से वाटर बना, फिर वाटर अर्थ में मैनिफेस्ट हुआ। तो आप इस तरीके से देखिए कि हमारे बुक्स में ये मेंशन्ड है कि जब भी क्रिएशन होता है तो एक ही एलिमेंट होता है जिसको आकाश या ईथर बोलते हैं, और वो एक एलिमेंट्स बाकी 5 एलिमेंट्स में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, और जब डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि जब प्रलय आता है, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ईथर से बने थे, वो वापस सारे के सारे एलिमेंट्स ईथर में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि खाली एक एलिमेंट है जिसको आकाश बोल लीजिए या ईथर बोल लीजिए, और जब सृष्टि होती है तो वही एलिमेंट 5 नए 4 एलिमेंट्स में मैनिफेस्ट हो जाता है, और जब प्रलय होता है तो वही एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर मिला लेता है। ठीक है,
और यही चीज अगर आप देखें तो साइंस ने भी प्रूव किया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो ईथर एक ऐसी एनर्जी है जो हर चीज अपने अंदर रखती है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज अपने अंदर रखता है और वो बस सृष्टि और प्रलय के समय पे अपना फॉर्म चेंज करता है। जब सृष्टि होती है तो वो ग्रॉसर फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है, जब प्रलय होता है तो वो अपने वापस सटलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सटल और ग्रॉस को समझते हैं कि क्या है, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ईथर क्या है? सटल वर्ड मतलब क्या होता है? नॉन फिजिकल, यानी कि सूक्ष्म। ठीक है, ईथर क्या है? ईथर एक ऐसा एलिमेंट है या आकाश एक ऐसा एलिमेंट है जो ना आपको दिखता है और ना आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आकाश आपको दिखता नहीं, आपको खाली वो ब्लैक एम्प्टीनेस दिखती है और वो वही है। ठीक है, बट आप बोलें कि हमें आकाश देखना है तो वो ऐसा नहीं दिखता, बिकॉज इट्स ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह। ठीक है, वो ना आपको दिखता है ना आप उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा एयर आता है। जब एयर आता है तो एयर की बात करिए कि एयर आपको दिखती नहीं है बट आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने महसूस करने के स्तर को समझिएगा। हम सटलर से ग्रोस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम नॉन फिजिकल से फिजिकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ईथर ना हमें दिखता है ना हमें महसूस होता है। एयर हमें दिखती नहीं है पर महसूस होती है। आप अगर बाहर खड़े हो जाए, हवा चलेगी तो आप बोलेंगे कि हाँ हवा चल रही है, दिख नहीं रही है बट आपको महसूस हो रही है। ठीक है, उसके बाद फायर। फायर अगर हीट के फॉर्म में है तो हीट आपको दिखती नहीं है बट महसूस होती है। फायर जब आ जाता है तो फायर आपको दिखता है, वो बर्न हो रहा होता है, अगर उसमें कोई चीज है, कुछ बर्न के लिए उसको फ्यूल मिला है तो डेफिनेटली बर्न हो रहा होता है, वो भी दिखता है। ठीक है, उसके बाद वाटर आता है। वाटर आपको दिखता भी है, महसूस भी होता है। आप वाटर को बट पकड़ नहीं सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते। आप ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर में पूरा का पूरा आपके हाथों से निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अर्थ आता है। अर्थ आपको दिखता भी है, महसूस भी होता है, आप उसको पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके सारे सेंसेस से महसूस भी होता है, टच भी होता है, फील भी होता है और आप उसको होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा मूवमेंट फ्रॉम सटलर एलिमेंट टू द ग्रॉसेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ईथर यानी कि आकाश वो एक नॉन फिजिकल ओमनी प्रेजेंट एलिमेंट है जो अपने आप को नीचे ग्रॉस एलिमेंट्स में मैनिफेस्ट करता है। ग्रॉस एलिमेंट्स का क्या मतलब हो गया कि नीचे नीचे धीरे धीरे जब हम आते हैं तो हमारे परसेप्शन, मतलब हम उसको फील कर पाते हैं या हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सटल और ग्रोस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि जब सृष्टि होती है, जब क्रिएशन होता है, तो यही एक एलिमेंट जिसको हम आकाश या ईथर बोलते हैं, ये अपने सटलर फॉर्म से धीरे धीरे ग्रोस फॉर्म की तरफ मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, और जब डिस्ट्रक्शन होता है तो यही जितने भी ग्रोस एलिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे सटलर फॉर्म की तरफ वापस चले जाते हैं और उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो आई गेस आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो बस अपना फॉर्म चेंज करती है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बस एक सोर्स है एनर्जी का, जो है ईथर। वो अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, क्रिएशन के समय वो अपने आप को ग्रोसर फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है और जब प्रलय होता है तो वो जो मैनिफेस्टेशन होता है उसके ग्रोसर फॉर्म का, वो वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि सटलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ZAK 1 2 3 प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ZAK 1 2 3, आई डोंट नो द नेम, चलिए ठीक है। अब हाँ, अब हम बात करते हैं कि हम आखिर हम अब ये ग्रोस और सटल को जानने का मकसद क्या था। देखिए, आप अपने अराउंड जो भी चीजें देखते हैं वो इन्हीं दो एक्सट्रीमिटीज के बीच में होती हैं। ठीक है, आप किसी का भी कॉम्बिनेशन देखिए, वो ग्रोस और सटल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगा।
हम जो ह्यूमन बॉडी है हम भी ग्रोस और सटल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये ग्रोस एनर्जी है, इसमें सटलर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हर चीज दो एक्सट्रीम्स में डिवाइडेड है, एक सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक। हर चीज जो हम अपने अराउंड देखते हैं, इस यूनिवर्स में देखते हैं, वो इन्हीं दो एक्सट्रीमिटीज में डिवाइडेड है, इन्हीं दो एक्सट्रीमिटीज के बीच में आती हैं, ठीक है। तो जो सटलर होता है, जो सबसे सटलेस्ट चीज होती है, वो हमेशा इंटरनल चीज को सिग्निफाई करती है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो ये हमारा जो शरीर है ये ग्रोस है, ठीक है। ये जो शरीर है हार्ड मास का बना है, ये ग्रोस एलिमेंट है। और इसके अंदर जो है, जो मुझे शक्ति दे रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, ये सटलर फॉर्म, ये इंटरनल है, ठीक है। ग्रोस एक्सटर्नल होता है, सटलर हमेशा कॉज होता है और ग्रोस इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था कि ईथर वाज द कॉज ऑफ क्रिएशन, ईथर से ही मैनिफेस्ट होके अर्थ बना था, ठीक है। तो अर्थ क्या हो गया? ग्रोस यानी कि इफेक्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हर चीज, हमारा पूरा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस दो एक्सट्रीमिटीज के बीच में आता है, एक तो सटलर और एक ग्रोस। जो सटल है जो सटल और ग्रोस के बीच में हमारा एग्जिस्टेंस आता है, ठीक है। तो हमने बात की, सटलेस्ट फॉर्म था ईथर, ग्रोसेस्ट था पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। और उसके बाद बीच के जो एलिमेंट्स थे, यानी कि एयर, वाटर, फायर, उन सब में कुछ ना कुछ सटल भी था, कुछ ना कुछ ग्रोस भी था, ठीक है। तो सटलर क्या हो गई? हमारी एनर्जी बॉडी, और ग्रोस क्या हो गई? हमारी फिजिकल बॉडी। अब हमें ये क्यों जानना है? क्योंकि हमें ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वो खाली 1% ऑफ टोटल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम खाली ग्रोस चीजें देख पाते हैं, हमारी आईज खाली ग्रॉस मैटर को परसीव कर पाती हैं, एंड दैट टू less than 1% of the total existence is visible from human eyes. Human eyes हमारे पास आप बोल लीजिए कि मतलब इतनी हमारी आईज में इतनी पावर नहीं है कि हम सटलर फॉर्म को देख पाएं या सटलर फॉर्म को महसूस कर पाएं। इसीलिए बहुत सारे लोग चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। जैसे वो नहीं विश्वास करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, क्यों? क्योंकि उनको दिखता नहीं है, और वो ये भी नहीं मानते हैं कि जो उन्हें दिख रहा है वो 100% नहीं है, दैट इज लेस देन 1%, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को जानना जरूरी है कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है और हम क्या क्या चीजें देख पाते हैं उस एग्जिस्टेंस में रहकर। हम अभी आपने देखा कि हम खाली लेस देन 1% चीजें देख पाते हैं, ठीक है। सटल को तो भूल ही जाइए, हमें सटल कुछ भी नहीं दिखता। अगर आज किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ वो लेट्स सपोज कि वो आईसीयू में है, ठीक है, और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तुरंत उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल के चली जाती है। आज तक किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव नहीं किया है कि वो क्या चीज है जो निकल के जाती है, ठीक है। वो क्या चीज है, वो कैसी दिखती है, वो कितनी बड़ी है, कोई भी प्रूफ नहीं है। कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं बट किसी ने प्रूफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सटल है। सटल जो एस्पेक्ट होता है वो ग्रोस मैटर से नहीं देखा जा सकता। हमारी आईज ग्रोस हैं, ठीक है, इनसे हम सटल चीजें नहीं देख सकते। सटल किससे दिखेगा? थर्ड आई से। जब हम अपने अंदर की थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, जो कि अगेन हमारी सटल बॉडी का पार्ट है, हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, उससे ही हम सटल चीजें देख सकते हैं, सटल वर्ल्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मैजिक है या ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैजिक नहीं, ये एग्जिस्टेंस है। जो इस एग्जिस्टेंस को समझ जाए कि हाँ हमारी एग्जिस्टेंस दो भाग में है, एक सटलर और एक ग्रोस, और जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोस मैटर है, और वो भी लेस देन 1%, ठीक है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं, एक ये छोटा सा आपको स्केल दिख रहा होगा जिसमें देखिए एक फाइन लाइंस है, ब्लू से लेकर रेड कलर की, जो आपको रेनबो की तरह बीच में फाइन लाइंस दिख रही होंगी। बस इतना ही हमारा ह्यूमन विजन होता है, हम इतना ही देख पाते हैं इन आंखों से, ये मटेरियल आंखों से, इन ग्रोस आंखों से, खाली इतना सा देख पाते हैं। ना हमें अल्ट्रावायलेट दिखता है, ना हमें इंफ्रारेड दिखता है, ना हमें माइक्रोवेव दिखता है, ना रेडियो दिखता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है, एक्स रेज, कॉमिक रेज कुछ भी नहीं दिखती है, ठीक है। और उसके बाद हम अपने ऊपर वो करते हैं,
कॉन्फिडेंट रखते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब पता है। तो ये इंसान की मूर्खता है, क्योंकि इंसान को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। आप ये समझिए आपको जो दिख रहा है वो लेस देन 1% है, इसको ध्यान रख के चलिए, ठीक है। अब ये जानना क्यों जरूरी था कि एक सटलर एग्जिस्टेंस होती है, एक ग्रोस एग्जिस्टेंस होती है, क्यों? क्योंकि ये जो ईथर है, यानी कि जो आकाश है, जो हमारा एलिमेंट है ईथर, उसको मैनिफेस्टेशन की पावर मिलती है प्राणा से, ठीक है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि ईथर मैनिफेस्ट होता है सबसे पहले एयर में, एयर मैनिफेस्ट होती है फायर में, फायर मैनिफेस्ट होता है वाटर में, ठीक है, और वाटर मैनिफेस्ट होता है अर्थ में। अब ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कैसे हो रहा है, इसकी पावर कहाँ से आ रही है? इस पावर को कहते हैं प्राणा, की, ची, लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है। ये प्राणा होता है जो आप ग्रेविटेशन देखते हैं, आप जो मैग्नेटिज्म देखते हैं अर्थ का, उसके बाद अपने अंदर जो आप वाइटल फोर्स एनर्जी देखते हैं, जो हमारे नर्व्स में करंट जा रहे हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सब क्या है? प्राणा, ठीक है। सो प्राणा एक एनर्जी यानी कि एक पावर है जो ईथर की है, जो आकाश की को मैनिफेस्टेशन की पावर देती है, उसको प्राणा कहते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसे समझ लीजिए कि ग्रोस में कोई भी चीज जो जान डाल देती है उसको प्राणा कहते हैं, ठीक। अब हमारे अंदर ये प्राणा निरंतर फ्लो करता रहता है, यही प्राणा यूनिवर्स में भी है, सेम प्राणा, क्योंकि एक एलिमेंट है ईथर, ठीक है। हमने अभी देखा कि एक ही एलिमेंट है ईथर, तो इसीलिए प्राणा भी एक ही है, मतलब एनर्जी भी एक ही है, जो इस यूनिवर्स में है और जो हमारे अंदर है। वही एग्जिस्टेंस बाहर है और वही हमारे अंदर भी है, ठीक है। सो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि खाली एक एनर्जी का फॉर्म है जो पूरे ब्रह्मांड में है, और वही फॉर्म्स हम सबके अंदर भी है, ठीक है, जिसको हम प्राणा, ची, की, लाइफ फोर्स एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि प्राणा हमारे आसपास है, ठीक है। यही प्राणा है जो हमें पावर ऑफ थॉट देता है, जो हमारे ग्रोस मैटर को एनर्जी देता है, जो हमको काम करवाता है, हर चीज हम इस प्राणा से कर रहे हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, आप अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ ये प्राणा है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्राणा है, ठीक है। तो अब बहुत टाइम से इस प्राणा को कंट्रोल करने के तरीके भी हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम का नाम ही आया प्राणा से, कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप अपने प्राणों को कंट्रोल कर पाएं, आप इस प्राण के फ्लो को रेगुलेट कर पाएं, ठीक है। मेडिटेशन, रेकी या कोई भी हीलिंग टेक्निक की आप बात कर लें, सबका एक ही पर्पस है, वो है कि हम अपने प्राणा के फ्लो को कंट्रोल कर पाएं और उसको रेगुलेट कर पाएं। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हर चीज प्राणा से बनी है, हर चीज में प्राणा है, ये पूरे यूनिवर्स में प्राणा है, हम सबके अंदर भी सेम एनर्जी है, तो अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इसके फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को कंट्रोल या रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है। 11111 प्लीज अपना वो माइक ऑफ कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो प्राणा को कंट्रोल क्यों जरूरी है? क्योंकि यही प्राणा है जो यूनिवर्स में है, यही प्राणा हमारे अंदर है। अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमारे लाइफ में इस प्राणा के फ्लो में डिसरप्शन आ रहा है, ठीक है। आज अगर मेरे पेट में दिक्कत है, इसका मतलब कि मेरे पेट के अराउंड प्राणा ठीक से फ्लो नहीं कर रहा है, इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम है। अगर आज मुझे किसी भी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि प्राणा मेरे थॉट प्रोसेस में अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, मेरे माइंड में अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा, मेरे ब्रेन में अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए मुझे आज मेंटल प्रॉब्लम है। अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका भी रीजन ये फ्लो ऑफ प्राणा ही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हर चीज में प्राणा है, ठीक है। हर चीज में जो मैनिफेस्ट हुआ है वो प्राणा ही है। तो हर चीज को हम अपने लाइफ में इसीलिए
कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? अगर हम इस प्राणा के फ्लो को कंट्रोल कर पाएं तो हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को रेगुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम करते हैं, जो भी अभी तक हमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, उनका खाली एक ही मकसद है और वो है इस प्राणा के फ्लो को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना और उसको डायरेक्ट करना। चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, रेकी हो, या फिर किसी भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी हो। अब प्राणायाम, जो हम प्राणायाम करते हैं तो उसका लॉजिक क्या होता है? देखिए, हम प्राणायाम से कैसे प्राणों के फ्लो को रेगुलेट कर पाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको एक डायरेक्शन में सेट कर देते हैं। अब जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं, फिर हम ब्रीद आउट कर रहे हैं, फिर ब्रीद इन कर रहे हैं, फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने बॉडी में एक सिस्टमैटिक रिदम क्रिएट, मतलब एक रिदम क्रिएट कर रहे हैं, ब्रीदिंग में रिदम ला रहे हैं। और जब हम इस ब्रीदिंग में रिदम लाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। और एक डायरेक्शन में जब वो लगातार फ्लो करते रहते हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो प्राणा है, जो हमारे बॉडी का लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरीके से मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन में भी जब हम किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं तो हम अपने पूरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स का या पूरे बॉडी के एनर्जी का फ्लो उधर डायरेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपने क्या किया, अपने पूरी बॉडी का फ्लो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अब जब इस पॉइंट पे आपके पूरी बॉडी की एनर्जी डायरेक्ट हो गई तो क्या हो रहा है कि बार बार एक अपवर्ड मोशन आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो अपवर्ड मोशन बार बार आएगा तो ये एक रेगुलरिटी क्रिएट हो गई, इससे एक आपका एक सर्कल क्रिएट हो गया, या आप बोल लीजिए कि एक सिस्टमैटिक मूवमेंट क्रिएट हो गया। और जहां पे भी एक सिस्टमैटिक रिदमिक मूवमेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम रेकी में भी करते हैं। रेकी में भी हम प्राण एनर्जी को फ्लो करवाते हैं अपनी बॉडी में। और किसी भी तरीके की आप हीलिंग मोडालिटी ले लीजिए, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलिंग द प्राण, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ प्राणा। ठीक है, क्योंकि प्राणा ही एक ऐसी चीज है जिससे जिसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज पे कंट्रोल पा सकते हैं। वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि लाइफ में जो भी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट से बना है। और ये जो एक्स्ट्रा 4 एलिमेंट्स हैं वो ईथर का मैनिफेस्टेशन है। और ईथर किससे कंट्रोल होता है? प्राणा से। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर चीज को कंट्रोल करने वाला कौन है? प्राणा। और प्राणा एक चीज है, एक एनर्जी है जो सब में है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अब आपको प्राणा पता लग गया कि प्राणा क्या है। तो अब हम जानते हैं कि रेकी क्या है। रेकी, जैसे कि अभी हमने जान लिया प्राणा क्या है, उसका फ्लो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो प्राणा है यही की है, यही ची है, यही लाइफ फोर्स एनर्जी है। ठीक है, तो जो रेकी शब्द है उसमें जो की आता है उसका मतलब है प्राणा। ठीक है, रे मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि कोई भी चीज जो ओमनी प्रेजेंट हो, जो हर जगह हो, जो यूनिवर्सल हो। ठीक है, इसका मतलब रेकी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा लाइफ फोर्स एनर्जी जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है, अब प्राणा तो हमारे अंदर भी है और ये यूनिवर्स में भी सर्वव्यापी है, वो तो सबको पता है। ठीक है, रेकी में क्या होता है? रेकी में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले रेकी में हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर का जो प्राणा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम प्राणायाम में करते हैं, जैसे कि हम मेडिटेशन में करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रेकी में हमें एक और एडवांटेज होता है, जिसमें क्या होता है कि हम रेकी चैनल बन जाते हैं और हम इस यूनिवर्सल एनर्जी को, इस यूनिवर्सल प्राणा को अपने बॉडी के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, एक तो प्राणा हमारे अंदर है, हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं अपने अटेंशन से। हम जहाँ पे भी ध्यान लगाएंगे हमारे बॉडी का प्राणा उधर की तरफ फ्लो होने लगेगा और हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारे बॉडी का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है।
रेकी में एक्स्ट्रा क्या है? रेकी में एक्स्ट्रा ये है कि जब आप रेकी चैनल बन जाते हैं, जब एक रेकी मास्टर आपको शक्तिपात देता है, आपको रेकी चैनल बनाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आपके अंदर एक यूनिवर्सल एनर्जी एंटर करती है, और जब आप चैनल बन जाते हैं तो आप इस यूनिवर्सल प्राणा को अपने अंदर फ्लो करवाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब अगर ये यूनिवर्सल चैनल हमारे बॉडी में फ्लो, ये यूनिवर्सल प्राणा हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि ये अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी भी चीज की हीलिंग कर सकते हैं, बट उसमें बात ये आ जाती है कि प्राणा उतना ही फ्लो होता है जितना आपके बॉडी में लेने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपके बॉडी के थ्रू प्राणा बहुत स्ट्रांगली फ्लो करेगा। बट अगर आपकी बॉडी वीक है, और अगर सपोज वो आप चैनल बन गए और वो एकदम से इतनी सारी एनर्जी आपके क्राउन चक्र से एंटर करके आपके बॉडी के थ्रू फ्लो होने लगेगी, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यूनिवर्सल रेकी को बोलते हैं कि रेकी बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो हमेशा उसको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका खुद का कॉन्शियस है, वो गॉड की एनर्जी है, तो उसका वही है, प्राणा ही है वो, जो उसमें एक कॉन्शियसनेस है कि वो जान लेती है कि इस रेकी चैनल के अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम अगर रेकी की बात करें तो रेकी में एक्स्ट्रा यही है कि हम अपने आप को जब हम रेकी मास्टर से ट्यूनमेंट लेते हैं और हम रेकी चैनल बन जाते हैं, तो हम इस प्राणा को, इस कॉस्मिक एनर्जी को भी अपने बॉडी के थ्रू फ्लो करवा सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हम चैनल बन गए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम अपने प्राणा को उस यूनिवर्सल प्राणा से कनेक्ट कर पाते हैं। दो हम एक ही हैं, बट स्टिल जब हम चैनल बन जाते हैं तो हम अपने बॉडी में जो हमारा प्राणा फ्लो हो रहा है, हम उसको यूनिवर्स के प्राणा से जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हम हर चीज एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, हम अनलिमिटेड एनर्जी भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने अपने बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया है तो। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको प्राणा का कॉन्सेप्ट बताया कि ताकि आप रेकी के पीछे का साइंस जान पाएं कि रेकी काम कैसे करती है। उसके बाद आते हैं कि रेकी आई कहाँ से, इसको बनाया किसने। तो रेकी बेसिकली एक हीलिंग टेक्निक है जो जापान से आई है। ठीक है, बट ये जो हीलिंग है, हीलिंग का प्रोसेस कोई नया नहीं था, ये हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। एक मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो उनके आपको बुक के फर्स्ट पेज में ही ये मंत्र मिल जाएगा, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरा अयम में विश्वभेषजो अयम शिवापि मर्शनम। इसका मतलब माय दिस हैंड इज द गॉड, मतलब इसका कि मेरे जो हाथ हैं वो ईश्वर के समान हैं, मेरे हाथों में औषधि है, मेरे हाथ औषधि युक्त हैं, और ये स्पर्श महान है, ये स्पर्श शिव के समान है। तो इसका मतलब कि हीलिंग की पावर सबको पता थी, सबको पता था कि अगर हम अपने बॉडी में उस अल्टीमेट एनर्जी को, उस प्राणा को, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करके अगर फ्लो करवाएंगे तो हम एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, और हम एक बहुत अच्छे चैनल बन सकते हैं जिसके माध्यम से वो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे बॉडी से फ्लो हो सकती है और हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, चाहे वो खुद की हीलिंग हो, चाहे वो किसी और की हीलिंग हो। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी हमारे जो ऋषि मुनि थे वो यूज करते थे, बट ये चीजें कॉमनर्स के पास नहीं थी, उनको इसका नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद जब गौतम बुद्ध जी आए तो उन्होंने ये टेक्निक अपने डिसाइपल्स को सिखाई जो उनके साथ जंगलों में रहते थे, ताकि जब वो जंगलों में रहें और वहां पे अगर किसी भी वैद्य या किसी भी औषधि उनको ना मिल पाए, कोई भी औषधि, तो वो अपने आप हीलिंग कर सकते थे। ठीक है, तो यही चीज डॉक्टर मिकाओ उशुई जो कि प्रोफेशनली डॉक्टर थे, बाद में वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। तो उन्होंने ये संन्यास लेने के बाद उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े अपने, और ऐसे भी बोलते हैं कि वो इंडिया आए, इंडिया में उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा और उन्होंने इंडिया में और भी वेद पढ़े। और फिर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसी पावर है जिसको हम अनलीश कर सकते हैं, हम अपने आप को एक चैनल बना सकते हैं ताकि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी के थ्रू आसानी से फ्लो कर सके, तब उन्होंने 21 डेज का फास्टिंग किया, 21 डेज का लगातार मेडिटेशन और फास्टिंग किया उन्होंने। और उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये एनलाइटमेंट हुआ,
और उसके बाद उन्होंने ये रेकी टेक्निक बनाई। और रेकी टेक्निक उन्होंने ना ही केवल अपने आप को ठीक करने के लिए बनाई, बट उन्होंने इस तरीके से डिजाइन की कि कोई भी कॉमन से कॉमन इंसान, भले ही वो स्पिरिचुअल ना हो, भले ही उसको कोई भी नॉलेज ना हो, बट तब भी वो रेकी को सीख सकता है। जस्ट उसको एक रेकी मास्टर चाहिए जो उसको प्रॉपर गाइड कर सके, उसको ठीक से अट्यून कर सके, उसको रेकी चैनल बना सके। ठीक है, सो डॉक्टर मिकाओ उशुई की देन है ये। लेट 1800s में डॉक्टर मिकाओ उशुई ने रेकी स्टार्ट करवाया था। और उसके बाद जब उन्होंने रेकी को इंट्रोड्यूस किया, जब जापान में रेकी थोड़ा पॉपुलर हो गया, रेकी के क्लिनिक्स खुल गए, तब मैडम टकाटा एक बार मैडम टकाटा जिनका आप फोटो देख रहे हैं, वो यूएसए की रेसिडेंट थी। वो जापान आई, वहाँ पे वो बीमार पड़ गई, फिर वो उनके क्लिनिक गई, जो रेकी क्लिनिक था वहाँ पे, और वो बहुत बहुत उनको अच्छा लगा, वो बहुत फैसिनेट हो गई कि वाओ, इतनी भी ताकत हो सकती है कि हमारे नॉर्मल ह्यूमंस पे इतनी ताकत हो सकती है। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ रेकी सीखा क्योंकि वो बहुत फैसिनेट हो गई, और उन्होंने सीख के वो यूएस गई। यूएस में उन्होंने अपना रेकी क्लिनिक खोला, और उसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे मास्टर्स यूएस में ट्रेन किए। यूएस में जब उन्होंने मास्टर्स ट्रेन किए, तो वहां से विलियम ली रैंड से इंडिया में रेकी आया। जो हमारा लीनियज है वो आ रहा है जापान, यूएसए, इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा लीनियज आया है, यानी कि हमारा लीनियज डायरेक्टली जापान से नहीं है, बट वाया यूएसए होके इंडिया में आया है। सो रेकी क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ाई जाती है, इसलिए लीनियज इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी जैसे आपको बताया कि रेकी का शक्तिपात होता है, रेकी में एक मास्टर आपको रेकी चैनल बनाता है। सो बेसिकली क्या, अगर आप रेकी चैनल नहीं बनते हैं तो आप रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे तो भी आपके बॉडी के थ्रू रेकी शक्ति फ्लो उतने अच्छे से नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ चैनल। आप अभी एक प्रॉपर चैनल नहीं है ताकि आपकी बॉडी के थ्रू रेकी शक्ति आराम से फ्लो कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपको एक मास्टर की जरूरत होती है जो आपको रेकी में अट्यून कर पाए, जो आपको रेकी की दीक्षा दे पाए, जो आपको शक्तिपात दे पाए। और जब आपका शक्तिपात हो जाता है, जब आपका ट्यूनमेंट हो जाता है, अट्यूनमेंट मतलब क्या होता है? अट्यूनमेंट मतलब कि आपको ट्यून करना, आपको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ ट्यूनिंग में लाना। ठीक है, जब आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या उस सुप्रीम एनर्जी के साथ ट्यूनिंग में रहेंगे, तभी तो आप उसको जब कॉल करेंगे तो आपके बॉडी से फ्लो करेगी, है ना। तो अट्यूनमेंट में यही होता है, आपके सातों चक्रों की क्लींजिंग की जाती है। स्पेशली वर्क होता है आपके दोनों पाम के माइनर चक्रास पे, आपके हार्ट चक्रा पे और आपके क्राउन चक्रा पे, ताकि आप जब भी रेकी शक्ति को कॉल करें तो वो सुप्रीम एनर्जी आपके बॉडी से फ्लो होने लगे। ठीक है, तो ये इसीलिए रेकी में एक मास्टर का होना जरूरी है जो आपको शक्तिपात दे सके। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम खुद से रेकी नहीं सीख सकते? आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। डॉक्टर मिकाओ उशुई ने भी तो खुद से ही सीखा था ना, बट उसके लिए आपको उतना परिश्रम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको 21 डेज फास्टिंग और मेडिटेशन जैसे डॉक्टर मिकाओ उशुई ने किया था, अपने अंदर की पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, अपने आप को एक रेकी चैनल बनाने के लिए, तो आपको उस लेवल का मेडिटेशन और उस लेवल का फास्टिंग करना पड़ेगा, और उसी लेवल का कॉन्शियसनेस भी आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर उसका आपके अंदर उसका नॉलेज भी होना चाहिए कि किस तरीके से करना है उसको। ठीक है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यही है कि आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मल मीन्स आप मीन्स आप गृहस्थ हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतना टाइम डिवोट कर पाए फॉर मेडिटेशन, सो बेस्ट है कि आप किसी रेकी मास्टर से शक्तिपात ले लें, ताकि वो आपके बॉडी को अट्यून कर दें विद द सुप्रीम एनर्जी, और फिर आप तुरंत रेकी चैनल बन जाते हैं। आप जब भी रेकी शक्ति का आवाहन करते हैं तो रेकी शक्ति आपके हाथों से बहने लगती है। ठीक है, सो second, just a second please. So हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि अट्यूनमेंट क्यों जरूरी होता है। अब आते हैं
कि हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, नाउ अब हम ये देखते हैं कि व्हाट कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ रेकी। अब रेकी से क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं। बहुत बार ये लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या रेकी से मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकते हैं, क्या रेकी से मेरी किसी भी बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक हो सकता है, या कैंसर ठीक हो सकता है, या बीपी ठीक हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए कि किसी भी प्रॉब्लम का रीजन क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एनी, व्हाट इज द रीजन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वो ये है कि उस जगह डिसरप्शन है इन द फ्लो ऑफ प्राणा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हर चीज एनर्जी से बनी है, एक भले ही वो ग्रोस एनर्जी हो या वो सटल एनर्जी हो, जब हर चीज हमारी एनर्जी से बनी है तो इसका मतलब कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी किससे क्रिएट हो रहा है, वो भी एनर्जी से ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एनर्जी वहां पे ठीक से फ्लो नहीं हो रही, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का एक ही रीजन है और वो है डिस्ट्रप्शन इन द फ्लो ऑफ एनर्जी। जब हमारे बॉडी में या हमारे आसपास हमारे थॉट्स में कहीं भी ठीक से प्राणा का फ्लो नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में होती हैं उनका एक ही कारण, ठीक है। अब व्हाई एवरीथिंग इज, अब ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि जब हर चीज प्राणा है और तो उसका जो सोल्यूशन होगा और जो उसका रीजन है प्रॉब्लम का वो भी प्राणा ही होगा। क्योंकि हर चीज जब प्राणा से बनी है तो इसका मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है तो उसका कॉज, उसका रीजन भी प्राणा है, और उसको ठीक करना है तो उसका सोल्यूशन भी प्राणा है, ठीक है। अब करें क्या, इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, हम पूरी की पूरी एनर्जी, हम प्राणा का फ्लो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, फ्लो को फोकस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे प्राणा का फ्लो बढ़ जाता है। जब वहां प्राणा का फ्लो बढ़ जाता है तो वहां एनर्जी का डिस्ट्रप्शन यानी कि प्राणा का डिस्ट्रप्शन ठीक हो जाता है, और जब ये डिस्ट्रप्शन ठीक हो जाता है तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल सोल्यूशन है, हम अगर अपने प्राणा को उस प्रॉब्लम पे फोकस या कॉन्सेंट्रेट कर पाए। प्रॉब्लम भी क्यों हुई है, डिस्ट्रप्शन इन द फ्लो ऑफ प्राणा से, और सोल्यूशन भी कहाँ मिलेगा, अगर हम उस डिस्ट्रप्शन को ठीक कर पाए, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है, फोकस कैसे करना है, वो हम रेकी में सीखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब आपसे कुछ भी, अगर आपको कोई भी आज के बाद डाउट आए कि आपके लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, आप बस थोड़ा ब्रॉडली सोचिएगा, ठीक है। थोड़ा जैसे अभी हमने डिस्कस किया सटल और ग्रोस फॉर्म को, उस तरीके से अपने परसेप्शन को डेवलप करिए और उस तरीके से सोचिए, उस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करिए, अपने परसेप्शन को एक्सपैंड करिए और सोचिए कि अगर मेरी लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि वहां उस एरिया में एनर्जी का फ्लो यानी कि प्राणा का फ्लो ठीक नहीं है, उसमें मुझे प्राणा का फ्लो डालना है। प्राणा का फ्लो कैसे डालते हैं, उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करके, जब हम उस एरिया के बारे में सोचते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहां ऑटोमेटिकली प्राणा का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ यही हम रेकी में भी करते हैं। हम रेकी में सारी की सारी एनर्जी अपने प्रॉब्लम एरिया पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इसका मतलब कि बेनिफिट भी क्या होगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि आप उस अल्टीमेट कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, आप उस अल्टीमेट जो प्राणा का सोर्स है आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आप एक चैनल बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी। दूसरा, आप किसी भी तरीके के फिजिकल प्रॉब्लम्स को हील कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उस जगह सेल्स में प्राणा का फ्लो ठीक से नहीं है, एनर्जी की डेफिशिएंसी है, हमारा बॉडी एनर्जी मांग रहा है जो हमारा ब्रेन सप्लाई नहीं कर पा रहा है। वो कहाँ से आएगा, अगर आप ठीक से रेकी की प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो प्रॉपर एनर्जी सप्लाई होती रहेगी, आपका सेल ऑटोमेटिकली रिकवरी प्रोसेस में चला जाएगा, धीरे धीरे हील होने लगेगा। हील होने के बाद
वो कंप्लीटली धीरे धीरे हील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी तरीके का आपको अगर मेंटल इशू है तो आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं, सेम लॉजिक। किसी भी तरीके का इमोशनल इशू है, सेम लॉजिक, आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप इशू में भी काम करता है, क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है इसका मतलब कि वहां पे प्राणा का फ्लो डिस्टर्ब्ड है। आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, आप अपने एनर्जीज को वहां डायरेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फोकस कैसे करना है, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है, ये सब हम रेकी में सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम लॉजिक से हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी हील कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर सारे प्रॉब्लम्स का कारण प्राणा का फ्लो है, डिस्ट्रप्शन इन द फ्लो ऑफ प्राणा है, तो उसका सोल्यूशन भी कहाँ मिलेगा? अगर हम उस एरिया में प्राणा का फ्लो ठीक कर दें। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, यही दो चीजें होती हैं बस, और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं रेकी कैसे सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको 1-on-1 डिस्टेंस अट्यूनमेंट मिलता है, जिसमें आपको 30 मिनट्स का डिस्टेंस अट्यूनमेंट दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर रेकी चैनल बन जाएं। आपके सातों चक्रों की क्लींजिंग की जाती है इस प्रोसेस के दौरान। उसके साथ साथ आपको आपके क्राउन चक्रा पे, आपके हार्ट चक्रा पे और आपके पाम चक्रा पे आपको ये पाम चक्रास वगैरह ओपन किए जाते हैं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है मेरे वीडियो कोर्स का। आप वीडियो में क्या क्या सीखेंगे? लेवल 1 पे आप रेकी का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, वाटर चार्जिंग सीखेंगे, एनर्जी बॉडी के बारे में सीखेंगे, ऑरा क्या है, ऑरा स्कैनिंग कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, और ऑरा अगर आपको देखना है तो वो कैसे आप देख सकते हैं अपना ऑरा। और उसके बाद रेकी सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, मेडिटेशंस कुछ कुछ बताएंगे, और दूसरों की हीलिंग कैसे करते हैं, इस पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।